आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट है। टोटोमेरिज्म में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। किन बातों का ध्यान रखें, तो एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ, फिर इसको लिखेंगे अपन। पहला पॉइंट देखिए ध्यान से कि टोटोमेरिज्म जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि टोटोमेरिज्म इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो कुछ दिमाग अपने को फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे ले जाना पड़ेगा। याद आ रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा था? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि टोटोमेरिज्म में भी जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं दे आर डिफर बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। तो आपके माइंड में एक बात चल रही होगी, सर अगर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफर फंक्शनल ग्रुप तो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स, तो व्हाई दे आर कॉल्ड ट्यूटोमेर, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्यूटोमेरिज्म। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ये अपने को समझना है क्या स्पेशलिटी है। तो यहाँ जो आइसोमर्स होते हैं, जो भी आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो जो भी आइसोमर्स हैं ट्यूटोमर्स वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा या किसी भी टाइप के आइसोमेरिज्म में ऐसा नहीं होता कि आइसोमर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हो। केवल और केवल ओनली इन ट्यूटोमेरिज्म आइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब कुछ बच्चों को लगता होगा सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम से मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए कंपाउंड है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में किसके साथ? HNC, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड के साथ। तो आपको सर डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर मैं कंटेनर से इसके अमाउंट को कम करता हूं, लेस कर देता हूं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और वापिस से इक्विलिब्रियम सेट कर लेगा। और अगर इसके ऑपोजिट में इसके अमाउंट को लेस करता हूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम को सेट कर लेगा। समझ में आ गई बात? तो इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो भी दो आइसोमर्स होते हैं, जो भी दो कंपाउंड्स है, दे आर इंटरकन्वर्टेबल। तो यहां अपने को ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया? पहला पॉइंट निकल के आया कि ट्यूटोमेरिज्म इज द स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और सेकंड पॉइंट निकल के ये आया कि जो ट्यूटोमर्स होते हैं दे आर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से हमारा क्या मतलब है? बोथ फॉर्म, बोथ कंपाउंड, बोथ आइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स बोथ आइसोमर्स आर इंटर कन्वर्टेबल इन ईच अदर। क्लियर होगी बात? तीसरा जो पॉइंट है अपने को याद रखना वो ये है कि मेनली ये किसकी वजह से ऑब्टेन होगी, फाउंड होगी? तो इट इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन polyvalent atom to other। तो ये मेनली किसकी वजह से ऑब्टेन होती है? तो ट्यूटोमेरिज्म इज अराइज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम। तो ये भी क्लियर हो गया दिमाग में। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ट्यूटोमेरिज्म के आने का जो रीजन है, उसका रीजन क्या है? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम। और याद रखना, जब हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन होगा तो बॉन्ड भी टर्न होंगे। बॉन्ड टर्न का मतलब बॉन्ड भी बदलेंगे। और बॉन्ड क्यों बदलेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन एटम जब निकल के जाएगा तो कुछ पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो डैमेज होंगे, ब्रेक्स होंगे, और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, माइग्रेशन होगा। तो बॉन्ड माइग्रेशन भी यहाँ देखने को मिलेगा। देखो एक एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये HCN वाला एग्जाम्पल ही देख लेते हैं अपन। चलिए यहाँ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, और हुआ क्या कि ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो किसका माइग्रेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ तो नया कंपाउंड फॉर्म हो गया HNC, और ये बॉन्ड भी टर्न हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड नहीं बनाता। ये आगे आप पढ़ेंगे जब P ब्लॉक में जाएंगी। तो
हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, दे आर द ट्यूटोमर ऑफ ईच अदर, दे आर द ट्यूटोमर ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि दीज आर इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड किसमें है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, पहली बात। और यहां किसका माइग्रेशन होना चाहिए? हाइड्रोजन एटम का, तो यहां हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। और बॉन्ड भी टर्न हो रहे हैं, पहले 3 नॉर्मल बॉन्ड थे ना, 1 2 3, एक सिग्मा 2 पाई, यहां एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, सॉरी। तो ये समझने की जरूरत है अपने को। तो ट्यूटोमेरिज्म में 3 स्पेशलिटीज क्या आई? पहला, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सेकंड, in this type of isomerism isomers are exist in dynamic equilibrium, dynamic equilibrium का मतलब isomers are interconvertible in each other। और third, teutomerism is arise due to migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to other polyvalent atom, ठीक है। तो देखिए कार्बन भी पॉलीवैलेंट है क्योंकि उसका वैलेंसी 4 होता है, नाइट्रोजन भी पॉलीवैलेंट है, इसका वैलेंसी 3 होता है। तो हाइड्रोजन एटम यहां से माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर, फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। एंड दीज आर इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सो दे आर कॉल्ड ट्यूटोमर्स। इट मींस हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड्स आर इन ट्यूटोमेरिज्म, आर ट्यूटोमर्स, अपनी बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है। 4th पॉइंट को भी अपन याद रखेंगे। ट्यूटोमेरिज्म जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, जो हमारा टॉपिक आज का, ट्यूटोमेरिज्म इज मेनली obtained in carbonyl compounds, carbonyl compounds। Teutomerism is mainly obtained in carbonyl compounds containing at least one alpha hydrogen atom। ये भी अपने को याद रखना है कि ट्यूटोमेरिज्म जो है वो मेनली कहां देखने को मिलेगा आपको? ट्यूटोमेरिज्म मेनली उन कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम आर शोन ट्यूटोमेरिज्म। अब यहां मैं क्लियर कर दूं कार्बोनिल कंपाउंड्स किसको कहते हैं। पहला मीन तो अपने को यही समझना है, जिन भी कंपाउंड्स में ये ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, उन सबको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। और अब बात आती है सर अल्फा हाइड्रोजन से क्या मतलब है? तो ये तो आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला अगला जो कार्बन एटम है दैट इज कॉल्ड अल्फा, इधर है तो वो भी क्या कहलाएगा? अल्फा। तो सीधी सी बात यह है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम या नेक्स्ट कार्बन एटम जो होता है वो अल्फा कहलाता है। और अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विद अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विद अल्फा कार्बन और नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्लियर होगी बात? तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्यूटोमेरिज्म। ट्यूटोमेरिज्म को लेकर अपने को, देखो मैं फिर कह रहा हूं, डेफिनेशन से काम नहीं बनना, हमें तो समझना है, एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है कि ट्यूटोमेरिज्म इसमें होगा कि नहीं होगा, विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एग्जिबिट ट्यूटोमेरिज्म और विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट एग्जिबिट ट्यूटोमेरिज्म। तो ये सब अपने को जानना है। तो ट्यूटोमेरिज्म के मीन को समझना होगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ट्यूटोमेरिज्म एक्चुअल में स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो यहां फंक्शनल ग्रुप चेंज होने वाले। सेकंड पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसा इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा देखने को आपको, कहीं भी आइसोमर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होते। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आइसोमर्स आर इंटर कन्वर्टेबल इन ईच अदर, वो आपस में इंटर कन्वर्ट होते जा रहे हैं अपने आप ही, ठीक है। तो ये जैसे हमने कहा ना HCN एंड HNC दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आप इनमें से किसी एक की अमाउंट को डिस्टर्ब करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे, तो दूसरा तुरंत प्रभाव से कन्वर्ट होकर क्या कर लेगा? इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेगा। तीसरी बड़ी बात हमने क्या सीखी? ट्यूटोमेरिज्म क्यों आएगा किसी भी कंपाउंड में, ट्यूटोमेरिज्म क्यों होगा? तो ट्यूटोमेरिज्म इज
arise due to migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to other polyvalent atom, but in this case bonds also migrate। तो कुछ बॉन्ड्स भी माइग्रेट होने वाले हैं, तो याद रखना। और वो बॉन्ड पाई होगा, ये मैं कंफर्म कर देता हूं आपके लिए, पाई बॉन्ड होगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि ट्यूटोमेरिज्म का जो रीजन है वो है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर पॉलीवेलेंट एटम। और फोर्थ पॉइंट मैंने कहा कि मेनली किस टाइप के कंपाउंड्स में ट्यूटोमेरिज्म देखने को मिलेगा, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन जो है, यानी कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनमें आपको मेनली ट्यूटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई ये सब बातें। तो चलें आगे एग्जांपल्स की ओर। तो ये मैंने पॉइंट अच्छे से लिख दिए। पहला पॉइंट हो गया ट्यूटोमेरिज्म इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिपीटेड करने की जरूरत नहीं, ये इसकी डेफिनेशन बना दी मैंने। आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अदर विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में होने वाला जो भी माइग्रेशन होना है, विद नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स कॉल्ड ट्यूटोमेरिज्म। हम देखने वाले एग्जांपल, चलिए अपन एग्जांपल देखते हैं। इधर लिखा, मैं यहां लिख देता हूं एग्जांपल्स को। देखिए एक कंपाउंड मैंने आपको दिया CH3CHO, ठीक है। और मैंने यही क्यों दिया, क्योंकि हमने पॉइंट पहले से लिख रखा है, ट्यूटोमेरिज्म मेनली फाउंड इन कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हम देखना चाह रहे हैं, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिड दो कार्बन की वजह से, और एल्डिहाइड ये है ही, तो एसिटाल्डिहाइड। और कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स होते हैं। वैसे एक जानकारी आपके साथ मैं फिर लिख देता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड्स किसको कह रहे हो, ये जो ग्रुप जिसके पास हो, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करने वाले कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। और मेनली ये दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ठीक है। तो हम यहां किसको लिख रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझना है, ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या होने वाला है, ये तो ग्रुप है ना आपका फंक्शनल CO, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके साथ कनेक्ट कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। यस और नो, दिस इज योर अल्फा कार्बन। मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी कार्बन होगा, जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा है। अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 3, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। ये तो साफ हो गया। तो इसका मतलब जो दो कंडीशंस आपने लिखी ना कि कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, तो कार्बोनिल कंपाउंड भी है, और एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, पर यहाँ तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, नोट कर लेना दिमाग में अच्छे से बात। दिस हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फंक्शनल ग्रुप, ये तो फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड है। जबकि अल्फा कौन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर दोज विच आर कनेक्टेड विद अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम ही अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब होगा क्या, ध्यान से देखना कि माइग्रेशन होगा। क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के पास जाएगा माइग्रेट करके, और ये जो पाई है ये यहां आएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जब यहां से हाइड्रोजन एटम ऊपर जाएगा तो यहां एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होते ही यहां वैलेंसी कम हो जाएगी, और वैलेंसी तो 4 होना ही चाहिए, तो ये वाला यहां माइग्रेट करेगा। और इस कंडीशंस में क्या बनेगा, एक नया फॉर्मेट बनेगा। वो देखिए क्या हो गया, CH3 से एक हाइड्रोजन यहां चला गया, क्या बचा CH2, ठीक है, सही बात है। फिर ये सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी पहले से, यार एक और नया बन गया, तो ये हो गया डबल। फिर ये कार्बन है, फिर यह इसके साथ एक हाइड्रोजन है वो आगे लगा, वो तो लगा ही, कोई डाउट ही नहीं। अब ऊपर क्या बचा, देखो डबल बॉन्ड थे, पर एक तो ब्रेक होकर नीचे माइग्रेट कर गया ना, तो यहां ऑक्सीजन बचा, और यहां से क्या गया एक हाइड्रोजन, तो यहां H लग गया, तो ये नया कंपाउंड बन गया। अब इस नए कंपाउंड का नाम देखिए, देखो क्या ये वाइनिल ग्रुप है, वाइनिल बिल्कुल है, और ये एल्कोहल, तो दिस इज योर वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल। अब मुझे बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, CHO, CHO इज द फंक्शनल ग्रुप, और यहां फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, एल्कोहलिक। क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं, आपको सर बिल्कुल हो रहे हैं। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। तभी हमने कहा ना कि ट्यूटोमेरिज्म इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्योंकि यहां भी फंक्शनल ग्रुप चेंज होने वाले हैं, और ये एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ये याद रखना, एक दूसरे के साथ किस में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसको हम कहते हैं कीटोफॉर्म,
ये जो फॉर्म है ये क्या कहलाती है? कीटो फॉर्म। और ये जो फॉर्म है ये कहलाती है इनोल, इनोल फॉर्म। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चला सा, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म ऐसा क्यों? देखिए इसमें कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहा है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप। कौन से वाला? ये वाला। इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हमने इसको क्या बोला है? कीटो फॉर्म। और यहां देखिए इन और ओल का मतलब होता है, ध्यान से समझते हो आप सब, इन का मतलब डबल बॉन्ड है और ओल का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है ना। इन और ओल का मतलब यही होता है ना, इन का मतलब डबल बॉन्ड है और ओल का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है। और यहां दिख रहा है क्या कि एक डबल बॉन्ड है और एक एल्कोहलिक ग्रुप है। ड्यू टू दिस दीज आर कॉल्ड इनोलिक फॉर्म। तो इसमें क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनोलिक ग्रुप। और ये इनोलिक ग्रुप क्या है? अभी मैं लिख देता हूं। देखिए आपने अभी कहा ना क्या होना चाहिए? एक तो सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए और ठीक है, एक OH ग्रुप होना चाहिए, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए और एक OH की प्रेजेंस होनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड इनोलिक ग्रुप। और इनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इसको हमने क्या कहा? इनोल फॉर्म। तो दिस इज योर कीटो फॉर्म, दिस इज योर इनोल फॉर्म। कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आ रही बात? वैसे इन ओल का मतलब सीधे सीधे समझ में आता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड है और ओल का मतलब OH। तो कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड एंड एल्कोहलिक ग्रुप आर कॉल्ड इनोल। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो मैं कह सकता हूं क्या? एसिटाल्डिहाइड एंड वाइनिल अल्कोहल आर टूटोमर्स ऑफ ईच अदर। मैं कह सकता हूं ये बात बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूं? CH3CHO एंड CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यही है ना वो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH आर टूटोमर्स ऑफ ईच अदर। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ट्यूटोमर्स वाली बात समझ में आ गई। ट्यूटोमर्स कौन होते हैं? जो कि एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो और जो किसकी वजह से ऑप्टेन होते हैं? ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट टू अदर पॉलीवैलेंट एटम। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे देखो एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। एसीटोन CH3CO CH2 मैंने जानबूझ के दिखा दिया, ये CH3 है, इसका करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना के देखते हैं। देखिए क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर जाएंगे और ये हाइड्रोजन एटम यहां ट्रांसफर कर जाएगा। ये अल्फा है ना। आपको सर कैसे? देखिए पहली बात तो ये ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। दूसरा, इसके साथ कनेक्टेड जो भी कार्बन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कनेक्टेड कार्बोनिल ग्रुप के साथ कनेक्टेड जो भी कार्बन है डायरेक्टली कनेक्टेड, वो अल्फा है। वैसे एक पॉइंट मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, याद होगा आपको, क्या कहा था? फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन से डायरेक्टली जुड़ता है दैट कार्बन इज अल्फा। तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा। आप इधर भी कह सकते हो ये भी अल्फा है। तो यार जो यहां शो कर रहे हो वो इधर से भी शो कर सकते हो, एक ही बात है। ये वाला हाइड्रोजन एटम यहां आ गया, माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन के बाद की स्थिति क्या है? देखिए CH3, इसका तो हमने कुछ किया ही नहीं है। C, ये OH, ये डबल बॉन्ड और ये CH2, ये बन गया। अब ये कीटो फॉर्म है कि नहीं है? कीटो फॉर्म बोलो। आपको सर बिल्कुल है, कीटोनिक ग्रुप है। और ये इनोलिक फॉर्म है कि नहीं है? ये इनोल फॉर्म। तो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म एक दूसरे के साथ किस में है? ट्यूटोमर की फॉर्म में, ट्यूटोमरिज्म की फॉर्म में। ठीक है। वैसे ये एसीटोन का एग्जांपल था, एसीटोन। तो एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में दोनों में ही आपको ट्यूटोमेरिज्म देखने को मिलता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ किस में है? ट्यूटोमेरिज्म में है। ठीक है। तो यानी कि आप एक बात तो समझ गए होंगे इजीली कि ट्यूटोमेरिज्म आपको कब देखने को मिलेगा? जब हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करे, कहां से? फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। जो अनिवार्य है, जो करना पड़ेगा, वो बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट भी होगा। एक बात मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं, ट्यूटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मोट्रोपिज्म। ट्यूटोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वर्ड देखिए, डेस्मो और ट्रोपिज्म। ग्रीक भाषा में डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न।
ठीक है। और यहां देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड पाई है ये यहां टर्न कर रहा है ना, या इसमें देख लीजिए ये बॉन्ड यहां टर्न कर रहा है, तो बॉन्ड टर्न होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म ऑब्टेन हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेस्मोट्रोपिज्म। तो ये भी याद रखना है कि ट्यूटोमेरिज्म जो है वो डेस्मोट्रोपिज्म के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, देखिए चलो फटाफट। ये एग्जांपल है और मैंने कहा इसका ट्यूटोमर्स बनाइए, तो आप सुनिए ध्यान से। आप सब जानते हो ना इसमें क्या है, इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन के कितने हुए, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन एटम इसके पास। ठीक है, ऐसे इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है इसलिए मैंने शो नहीं किया, मैंने एक हाइड्रोजन एटम यहां वाला शो कर दिया जानबूझ के। क्या हो रहा है देखिए, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएंगे, कैसे आएंगे, कंडीशंस पूरी करें ना कि ये हाइड्रोजन एटम तो यहां आ गया और ये बॉन्ड यहां आ गया, तो नया स्ट्रक्चर क्या डेवलप हुआ देखिए फटाफट। ये पाई हो गया, ये OH हो गया। अब बताइए ये कौन सी फॉर्म है, कीटो ग्रुप वाली, तो दिस इज योर कीटो फॉर्म। ये तो कीटो फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म हो गई, इन डबल बॉन्ड और ऑल, तो इन और ऑल, इन ऑल फॉर्म। तो ये दोनों कंपाउंड भी एक दूसरे के साथ किस में है, ट्यूटोमेरिज्म में है। तो दीज आर ऑल्सो ट्यूटोमर्स ऑफ ईच अदर। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को, क्लियर हो रही है बातें। चलिए एक और फाइनल चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहां ध्यान से नोट करके। एक कंपाउंड ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड है, ये इसमें कार्बोनिल कंडीशंस है, तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ठीक है, क्या इसमें ट्यूटोमेरिज्म होगा, कैन दिस एग्जाम्पल एग्जिबिट ट्यूटोमेरिज्म। तो देखिए इसका अल्फा ढूंढिए, तो ये जिस कार्बन पे कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड अल्फा, तो ये आपका अल्फा है, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे क्या कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है क्या, तो आपको सर ये अल्फा थोड़ी ना, ये तो बीटा हो गया अगला, बीटा। तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, अल्फा बीटा। तो बीटा पे तो हाइड्रोजन है, बट क्या इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इस मॉलिक्यूल में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं है। और कंडीशंस क्या कह रही है, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है, वो भी अल्फा कंडीशंस पे, तभी ट्यूटोमेरिज्म होगा। तो इस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स वाई इसका कोई ट्यूटोमेरिज्म नहीं बनने वाला, कोई ट्यूटोमर्स नहीं होने वाला इसका। क्लियर होगी बात, तो यहां ट्यूटोमर्स नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूं फटाफट, देखिए एग्जाम्पल है मेरे पास आपके लिए CH3CN, और आपने क्या किया, ये CH3 यहां माइग्रेट कर दिया और बना दिया CH3NC। ठीक है, तो यहां माइग्रेशन भी हो रहा है और बॉन्ड टर्न भी हो रहे हैं, बॉन्ड टर्न भी और नए बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये बॉन्ड इधर जाके। तो क्या ये एक दूसरे के ट्यूटोमर्स हैं, नहीं है, कारण बताऊंगा मैं भी आपको। ये सिंपल फंक्शनल आइसोमर है, साइनाइड से आइसोसाइनाइड बन गए। सिंपल फंक्शनल आइसोमर ही क्यों रह गए, क्योंकि जो माइग्रेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, एल्किल ग्रुप का हो रहा है। किसका हो रहा है, एल्किल ग्रुप का, जबकि माइग्रेशन होना किसका चाहिए था, ट्यूटोमेरिज्म में हाइड्रोजन एटम का। तो याद रखना छोटी छोटी बातों को कि CH3CN और CH3NC यहां भी माइग्रेशन हो रहा है, बॉन्ड टर्न हो रहे हैं, पर ये ट्यूटोमेरिज्म नहीं है। दिस इज ओनली फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दिस इज ओनली एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बिकॉज माइग्रेशन किसका हो रहा है, एल्किल ग्रुप का हो रहा है। जबकि HCN और HNC में देखिए तो हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्यूटोमर्स। तो ट्यूटोमर्स इज द स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच हाइड्रोजन एटम माइग्रेट फ्रॉम वन polyvalent atom to other with necessary rearrangement of bonds. Or in this type of isomerism, isomers are exist in dynamic equilibrium. Mainly this type of isomerism obtained in carbonyl compounds having at least 1 alpha hydrogen atom. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही आपको ज्यादातर ट्यूटोमेरिज्म देखने को मिलेगा, और कार्बोनिल कंपाउंड्स भी उनमें जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है। कार्बोनिल कंपाउंड not having any alpha hydrogens are not shown ट्यूटोमेरिज्म। तो ये जनरल जानकारी आपको सब दे दी है, नोट करते जाएंगे, नोट जरूर करेंगे कॉपी में अपना काम, और फाइनली इसको याद भी करेंगे।
थैंक यू।